हम लोग का टॉपिक है आज करप्शन। सुनाई दे रहा है? करप्शन टॉपिक है हम लोग का। पर मैं अभी सोच रहा था कि अब दो लोग को ही जवाब देना होगा, जो दो लोग हैं। मैं सोच रहा था कि इंडिया इंडिया एज ए कंट्री का अपने नेबर के साथ इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया जो है, बांग्लादेश के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, एंड देन चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, ऑलमोस्ट सारे नेबर के साथ है एक्सेप्ट भूटान। भूटान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है। इसका क्या रीजन हो सकता है कि इंडिया इज a responsible country, despite that we have conflict with all the neighbors that surrounds us. What is the main reason? क्या रीजन है? आज कोई जवाब नहीं देगा क्या? दो लोग हैं, कुछ तो बताए। ओके, ठीक है, फिर मैं करप्शन से शुरू करता हूँ। करप्शन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम करप्शन। क्वेश्चन वाइज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, and this corruption is a very important topic. You will get questions in other GS paper also. So corruption you will find everywhere. That is why you have to prepare it very well. तो करप्शन को बोलेंगे व्हाट इज करप्शन। तो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करप्शन एज द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिसेस फॉर पर्सनल गेन्स। मतलब पब्लिक ऑफिसेस को यूज करके जो पर्सनल गेन लोग कमाते हैं उसको करप्शन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। पर जब भी करप्शन का क्वेश्चन आए, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन गिवन बाय सेकेंड एआरसी। सेकेंड एआरसी का डेफिनेशन ये है, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन प्लस सीक्रेसी लेस अकाउंटेबिलिटी। मीन्स ये जो इक्वेशन दिया है सेकेंड एआरसी ने करप्शन को डिफाइन करने का, यू हैव टू यूज इट इन ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू करप्शन। करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन प्लस सेक्रेसी लेस अकाउंटेबिलिटी। मोनोपोली का मतलब क्या है? मोनोपोली ऑफ द स्टेट। स्टिल द गवर्नमेंट एंजॉयस एब्सोल्यूट मोनोपोली इन सो मेनी फील्ड्स, लाइक लैंड। Land belongs to the government, state government, and forest land belongs to the center and the states. So land और स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन होता है, तो अभी भी स्टेट जो है वो मोनोपोली एंजॉय करता है, और मोनोपोली की वजह से करप्शन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मोनोपोली देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर सिविल सर्विसेज। ऑलमोस्ट everyone wants to join civil services because they enjoy monopoly on behalf of the state. Okay, that means you want to discuss the that question ना, कि हर कंट्री के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। भूटान के साथ नहीं है क्योंकि भूटान का तो इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मेदारी भी इंडिया के पास है। इंडिया और भूटान के बीच में एग्रीमेंट है कि भूटान का जो भी सिक्योरिटी थ्रेट हो, उसको इंडिया हेल्प करना है, उसको इंडिया बचाना है। इसलिए भूटान ज्यादा रहे, पर भूटान भी बहुत थैंकलेस लीवर है। भूटान का जितना मोस्ट ऑफ द इनकम जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से होता है। और जितना उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो वो लोग भी इंडिया का ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्ट करवा के और इंडिया को ही इलेक्ट्रिसिटी बेचता है, और फिर भी हमारा बात नहीं सुनता है। वो लोगों ने इंडिपेंडेंटली देपचोंग एरिया जो है सिक्किम के ऊपर वाला, नहीं देपचोंग वो जो एरिया है सिक्किम के ऊपर वाला जो चाइना से कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें भी वो लोगों ने इंडिपेंडेंटली डील साइन किया है चाइना के साथ। तो वो लोग, उनके साथ रिलेशनशिप खराब नहीं है, पर वो लोग भी हम लोगों का इतना सुनता नहीं है। पर स्टिल जितने भी नेबर है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। वो क्यों है? वो आप बता सकते हैं क्या? वाई इंडिया प्रोबेबली इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड उसके जिसके नेबर के साथ इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। और इंडिया तो एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। हम लोग तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते दूसरे कंट्री से, पर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है कि वाई देर इज सो मच कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। जैसे पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो समझ में आता है, पार्टीशन का इशू है, और उसके बाद बांग्लादेश का ये है। पर बांग्लादेश के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, नेपाल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, और श्रीलंका के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, अभी मालदीव्स के साथ भी होने लगा। क्या रीजन?
बता सकता है आप लोग में से कोई? ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस पे मैंने एक बुक पढ़ा था, तो वहां से मैंने इसको इसको इसका रीजन उसमें पता चला Excuse मुझे। me, sir. हाँ Sorry, बताइए। sorry, sir. I joined late. Sir, टॉपिक क्या चल रहा है? बताएंगे टॉपिक तो थोड़ा अभी कुछ? कुछ करप्शन चल रहा है, पर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जी इंडिया सर। जो है उसका नेबर के साथ सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। क्या रीजन हो सकता है कि इंडिया तो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है सबके साथ? बांग्लादेश के साथ भी, और पाकिस्तान के साथ, चाइना, और इधर ये नेपाल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, फिर श्रीलंका के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा क्यों है? ये तो लिखना होगा ना आंसर आपको। और एक बायलेटरल ये के बीच में तो आएगा, इंडिया एंड इट्स नाइबर। ये शशांक ने बोला है कि बिकॉज ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स। ऐसा कुछ नहीं है, कॉलोनियल मास्टर्स तो वो डिवीजन जो हुआ उसमें हुआ, पर उसकी वजह से थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ये भी एक एक छोटा सा चीज है, पर ये नहीं है मेन कॉन्फ्लिक्ट का कारण। कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व भी नहीं होता है, हम लोग कुछ भी करते हैं फिर भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व भी नहीं होता है। बता सकते हैं क्या? शशांक ने बोला है कि बिकॉज ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स, बट वो एक रीजन है, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल रीजन। सर, हाँ, क्या हो सकता है बताइए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इंडिया तो खुद ही गरीब कंट्री है ना, श्रीलंका के पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत ज्यादा सर, है। रिसोर्स कंपटीशन की वजह से। रिसोर्स कंपटीशन की वजह से नहीं, ये भी नहीं। रिसोर्स कंपटीशन क्या, जब हम लोग का पार्टीशन हुआ था तो सारा फर्टाइल लैंड बांग्लादेश। चाइनीज इन्फ्लुएंस इन देम तो अभी आया है शशांक। ये तो कुछ दिन पहले ही आया है, चाइनीज इन्फ्लुएंस सबको, चाइना इंडिया को सराउंड करना चाहता है। पर ठीक है, आप लोग सही सोच रहे सर, हैं। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से। हाँ, यही प्रॉब्लम है। देखिए, इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि कल्चरल डिफरेंस नहीं है। हम लोग ये जो सब कॉन्टिनेंट है वो एक ही ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी है, और सब अपना अपना कल्चर को सुपीरियर दिखाने के लिए इंडिया के साथ अलाइन करना नहीं चाहता। जैसे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो बोला जाता है उर्दू। उर्दू ओरिजिनेट हुआ है दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में। तो इसीलिए वो लोग कभी अलाइन नहीं करना चाहता, उनका लैंग्वेज इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। जैसे बांग्लादेश का बांग्ला लैंग्वेज है, वो मोस्टली वेस्ट बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है। और ये जो जो बुद्धिस्ट का चाइना, ये नेपाल जो है, वहां पे भी हिंदुइज्म का ये है, मेजोरिटी मेजोरिटी रिलीजन है। और हिंदुइज्म भी इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। तो वो लोग अपने आप को सेपरेट दिखाने का कोशिश करता है। और ये जैसे हम लोग का सिखिज्म है, सिखिज्म ओरिजिनेट हुआ है लाहौर में, पाकिस्तान में। तो हमारे सिख लोग भी उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। तो ऐसे करके सब अपना अपना कल्चर को सेफगार्ड करना चाहता है। और उनको थ्रेट होता है कि कल्चरल इन्फ्लुएंस हम लोगों का इंडिया ये कर देगा। जैसे कि बुद्धिस्ट जो है वो भी बुद्धिज्म फॉलो करता है, और बुद्धिज्म भी इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। म्यांमार में बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म भी इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। तो इंडिया के साथ कोई अलाइन होना नहीं चाहता है। ये क्या श्रीलंका में बुद्धिज्म है, वो इंडिया से मिशनरीज लोग गए थे। तो ये कल्चरल आइडेंटिटी इतना ज्यादा, ये एक ही आइडेंटिटी है। और आर्टिफिशियली हम लोगों ने ये सारे स्टेट को क्रिएट किया है। पहले बहुत साल पहले ये सब एक ही था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कल्चरल सुपीरियरिटी दिखाने के लिए ये लोग अलाइन होना नहीं चाहता है। ये जो रीजन था, ये राजीव सिकरी ने अपना फॉरेन पॉलिसी बुक में लिखा है। वो इंडिया का ऑथर में सबसे ये है। तो कहीं पे आपको ये क्वेश्चन आए तो ये कोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स, these are the similar cultures और similar geographical identity artificially created ये land है। और ये लोग रिलीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज, कल्चर वाइज इतना इतना एक ही है कि ये लोग जबरदस्ती अपने आप को सेपरेट करना चाहता है। तो यही मैं बताना चाहता था कि जब भी क्वेश्चन आए बायलैटरल ट्रेड में, इस चीज को टच करना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ट्राई नहीं करता है। इंडिया उन लोगों के साथ नॉन रेसिप्रोसिटी में भी काम करता है, सब कुछ हम लोग उनको देते हैं, रिटर्न में हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। गुजरात डॉक्ट्राइन भी है हम लोगों का कि हम लोग जितने भी नीबर है उसको ज्यादा दे, पर भी नहीं हो पाता है क्योंकि सब लोग, इसीलिए नेपाल भी मतलब इंडिया को
ये इंडिया के साथ अलाइन होना पसंद नहीं करता है। वो सब कुछ इंडिया का दिया हुआ है, पूरा 60% इकोनॉमी इंडिया का चलता है। नेपाल में 60% एफडीआई भी इंडिया का आता है, फिर भी वो लोग चाइना के साथ अलाइन होना चाहते हैं, कि कल्चरल सिमिलैरिटी चाइना के साथ कुछ नहीं है उनका। तो इसलिए सब अपना अपना कल्चरल को सेफ गार्ड करने के लिए कभी भी अलाइन होना नहीं चाहता है। ये एक रूट कॉज है इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट का अपना नेबर के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग करप्शन डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर यूल गेट क्वेश्चंस। तो करप्शन में जब भी क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन यही देना है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड एआरसी करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन प्लस सीक्रेसी प्लस लेस अकाउंटेबिलिटी। मोनोपोली ऑफ द स्टेट, discretion, huge discretionary power in the hands of executive, और secrecy in decision making जो ये कैबिनेट जो है वो एकदम सीक्रेट वे में करता है, तो कभी पब्लिक को पता ही नहीं चलता है किस बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है। तो सीक्रेसी इन डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड टोटल एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर आईएएस ऑफिसर कहीं पे चूक भी जाए तो उसके अगेंस्ट में कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है, उसका ये को कोई सॉल्व करेगा नहीं। तो ये डेफिनेशन आप देना है, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन प्लस सीक्रेसी लेस अकाउंटेबिलिटी। और वर्ल्ड बैंक का एक डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक डिफाइंड करप्शन इज द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। हाँ वही 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 है शायद, पता नहीं, पर मैंने सेकेंड ईआरसी से लिया था। तो वर्ल्ड बैंक डिफाइंस करप्शन एज द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिसेस फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, तो रीजंस फॉर करप्शन क्या है? रीजंस फॉर करप्शन, इंडिया में करप्शन सिस्टेमेटिक होता है और सिस्टेमिक होता है। सिस्टेमिक का मतलब इकोनॉमिक सिस्टम जिस बेसिस पे परफॉर्म करता है उससे करप्शन ब्रीड होता है। अच्छा, इकोनॉमी, कैपिटलिज्म और क्रॉनिक कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस है, सब बताएगा। कैपिटलिज्म और क्रॉनिक कैपिटलिज्म में क्या बिलीव है? इंडिया में ऐसा माना जाता है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म इंडिया में है, और वेस्टर्न कंट्री यूएस में रियल कैपिटलिज्म है। क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन भी आएगा जीएस में, इकोनॉमी पेपर में। डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड क्रॉनिक कैपिटलिज्म। कोई तो कुछ बोले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड क्रॉनिक कैपिटलिज्म? तो कैपिटलिज्म में ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्शन इज प्राइवेटली ओन्ड, हम्म, and तो state वो तो is the डेफिनेशन है, instrument, पर and state पर is the instrument, is like an instrument in the hands of capitalists. और क्रॉनिक कैपिटलिज्म म्यूचुअली Chronic बेनिफिट। capital, यस, हाँ, क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है? ये एक्सटेंडेड फॉर्म मान सकते हैं सर ये इसी चीज का, कि स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट का, कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, इकोनॉमी, इन्होंने, इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ आपने सही बोला, इन्होंने मैसेज में जो बोला है कि म्यूचुअली म्यूचुअली बेनिफिट रिलेशनशिप जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है। पर ये तो बस एक ये है कि म्यूचुअली बेनिफिट रिलेशनशिप होगा बिजनेसमैन और ये पे, तो ये तो यूएस में भी होता है ना। यूएस में भी तो जब भी वो लोग डिसीजन लेते हैं तो फेसबुक का क्या नीड है, एप्पल का क्या नीड है, उसका तो देख के ही वो लोग पॉलिसी बनाते हैं। सर हाँ क्रॉनिक ठीक है। कैपिटलिज्म में ये है कि मतलब फेवरिंग पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट, पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट, जो भी जैसे हम लोग इंडिया में भी देखते हैं आजकल। हाँ वो आपका बात तो सही है, पर अभी तक भी एग्जैक्ट आप में से कोई नहीं बोल पाया। अच्छा ये शशांक तुम बताओ तो, क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है? कोई एग्जाम्पल है क्रॉनिक कैपिटलिज्म का? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ क्रॉनिक कैपिटलिज्म। जैसे आप लोगों ने बोला कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो है वो नेक्सस होता है पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का, वो तो ठीक है, पर मेन कैपिटलिज्म और क्रॉनिक कैपिटलिज्म का डिफरेंस, अदानी पोर्ट प्रोजेक्ट हो सकता है।
पर ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, पर आंसर ये लिखिएगा एग्जाम में, क्रोनिक कैपिटलिज्म का जब भी जीएस इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये लिखना है कि रियल कैपिटलिज्म वो होता है जहां पे पीपल लोग रिच होता है ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड, हाँ ये भी है, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क एंड कुछ नया क्रिएट करके। जैसे मार्क जुकरबर्ग अमीर हुआ, कुछ उसने फेसबुक कुछ नया क्रिएट किया। और अभी जो इलेक्ट्रिक ईवी, और ये क्या नाम है इनका, जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी, क्या नाम है जिसने ट्विटर खरीदा है अभी? एलोन मस्क। हाँ, एलन मस्क ने कुछ नया बनाया कि फर्स्ट प्राइवेट ये बनाया कि वो उसको रॉकेट भेजना है, और इलेक्ट्रिक कार ये सब बनाया। तो रियल कैपिटलिज्म में ये होता है कि आपको कुछ नया क्रिएट करना होता है रिच होने के लिए। जैसे फेसबुक ने कुछ नया क्रिएट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नया क्रिएट किया, एलोन मस्क ने कुछ नया क्रिएट किया। पर इंडिया में रिच होने के लिए नया क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, कोई इनोवेशन का जरूरत नहीं है। वो बिजनेसमैन कोई पॉलिटिकल पार्टी का फेवरेट होना चाहिए। जैसे कि अदानी ने कुछ नया क्रिएट नहीं किया, रिलायंस ने कुछ नया क्रिएट नहीं किया, और इंडिया में ज्यादातर बिजनेसमैन लोगों ने कुछ नया क्रिएट नहीं किया। पर वो लोग रिच है क्योंकि वो लोग एंजॉय करता है कॉन्फिडेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। यही डिफरेंस है रियल कैपिटलिज्म में और क्रोनिक कैपिटलिज्म में। क्रोनिक कैपिटलिज्म में रिच होने के लिए कुछ नया इनोवेट इन्वेंट करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का फेवरेट होना है, तो आप ये हो जाएगा। तो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म में आप ये एग्जांपल दीजिएगा, यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू टू बिकम रिच। एंड इन केस ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका कॉन्फिडेंस, ही शुड एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच इज इन पावर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको देना है, कुछ नया क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। और इंडिया प्रोबेबली इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल द रिच पीपल आर लाइक दैट ओनली। खाली कुछ भी बेचता है, टाटा उटा कुछ भी बेचता है, रिलायंस हर चीज बेचता है, पर कुछ बनाता नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो इसीलिए क्रोनिक कैपिटलिज्म जहां पे फंक्शन करता है वहां पे करप्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन और ये दोनों का, जैसे आप लोगों ने बताया नेक्सस होता है, तो नेक्सस होता है, वो भी करप्शन को ब्रीड करता है। और क्या कारण हो सकता है करप्शन का? एक तो इकोनॉमिक सिस्टम जैसे काम कर रहा है, वो करप्शन ब्रीड कर रहा है, और सर दूसरा, वीक इंस्टीट्यूशंस, इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस जो लीगल फ्रेमवर्क है उनका हाँ, वीक। वीक इंस्टीट्यूशन जैसे कि लोक आयुक्ता, ये विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सीबीआई, वीक इंस्टीट्यूशन। सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में है? सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में। लोगों को लगता है कि वो सीबीआई जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में है, पर सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में है। जो मिनिस्ट्री आप लोग को आईएएस आईपीएस और कैडर एलोकेट करता है, उसी के अंदर में सीबीआई है। ठीक है, तो ये है कि वीक इंस्टीट्यूशन एक एग्जांपल दे सकते हैं, लोकपाल, विजिलेंस कमीशन, सीबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूशन। दे आर वीक, दे आर टूथलेस बॉडी, एंड दे कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंटली वो लोग काम नहीं करता है। और क्या रीजन है, सब लोग सर बताएं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लो सैलरीज और इंसेंटिव्स, और लैक ऑफ प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स। ये लेक ऑफ प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर एक रीजन है। और इसको 2018 2014 में विसल ब्लोअर एक्ट जो पास हुआ, उससे वो इजी हो गया, क्योंकि जो आइडेंटिटी जो सीक्रेट रखने का प्रोविजन था, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो अभी कोई भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना नहीं चाहता। रेड टेपिज्म गुड, सर रेड एक ये टेपिज्म भी एक है। सर एक ये वाला भी है कल्चरल फैक्टर्स में, जैसे कि चलता है वाला एटीट्यूड। हम्म, पर कल्चरल फैक्टर तो सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन चलता यस वाला सर। नहीं। क्या रीजन है बताइए? सर सब लोग चलता कर वाला रहे तो हैं तो है। सब लोग करते हैं, कोई ये वाला है आपको पता बिहेवियर है, होता है। आपको पता है इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे पोस्ट में कितना करप्शन है वो कट ऑफ डिसाइड करता है। जैसे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देखिएगा, उसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ कस्टम में होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा करप्शन है। वैसे करते 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 जिस, हाँ वो भी टू मच प्रोसीजर भी है, ठीक है। तो वैसे करते करते कट ऑफ डिसाइड होता है। तो एक्चुअली हम लोग सभी करप्शन के पीछे ही भागते हैं, और हम लोग जैसे जॉब करते हैं, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में सबसे कम करप्शन है, तो कट ऑफ उसका सबसे कम जाएगा।
यूपीएससी में भी पोस्टल डिपार्टमेंट कोई लेना नहीं चाहता है, और सभी ग्रुप ए है। तो जहां पे ज्यादा पावर और करप्शन बनी है वही चूज करता है, पर वो कोई बोलता नहीं है। और सच कभी बोलना नहीं है इस एग्जाम में। मैं सच बोल के इंटरव्यू में कम पाया, मतलब इसलिए सच नहीं बोलना है। वो मैंने बोला था ना, शपथ लीजिए पूरा ही झूठ बोलना है, वो सही है, कभी सच नहीं बोलना है। तो इंडिया में वैल्यू सिस्टम ही ऐसा है कि आजकल करप्शन को लेके एक्सट्रीम टॉलरेंस है। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपके दोस्त, यस। आपके सब लोग, वो सारे लोग आपको इरिटेट करने लगेंगे यस आपके। यहाँ पे कल्चरल एक्सेप्टेंस है ये करप्शन बिहेवियर को लेके। तो अपने एक्सेप्टेंस है। मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करने की फीलिंग काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है हमारे अब वो कल्चर। क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि ग्लोबलाइजेशन ये सब आया, तो उसके बाद इंडिया कंज्यूमरिज्म के थ्रू चला गया। कंज्यूमरिज्म मतलब हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी को एकदम वैसे ही कॉपी करना चाहते हैं। तो वेस्ट और इतना सारा लग्जरी का चीज आ गया। जैसे अकबर और मोदी जी में आप कंपेयर करेंगे, तो अकबर के पास तो कुछ भी नहीं था। जैसे हम लोग यहाँ घूमने जाते हैं आगरा, फतेहपुर सीकरी, वहां जाइएगा तो इतना गर्मी लगेगा। तब समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, अकबर भी खुद जैसे तैसे करके चलाता था। और अकबर के पास एरोप्लेन नहीं था, अकबर के पास एसी नहीं था। तो अभी इतना ज्यादा लग्जरी का साइंटिफिक एडवांसमेंट का चीज आ गया है, और उस लग्जरी को कभी भी आप गवर्नमेंट सर्विस में मीट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मेरा सैलरी 80,000 है, मैं क्या ही कर लूंगा 80,000 से? तो मुझे इधर उधर तो हाथ मारना ही पड़ेगा ना। पर मैं नहीं करता हूँ, पर मैं इसे बता रहा हूँ। यस सर, इसलिए सोशल इनइक्वालिटी भी एक रीजन है एक करप्शन का। रीजन है। और वो इंफॉर्मेशन सबके पास चला गया। और ये जो इस टाइप का चीज है, व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया, इससे सबके पास इंफॉर्मेशन चला गया है। और पैसा का मतलब ये का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो किसी को भी थोड़ा भी पावर मिलता है, वो पैसा कमाने के लिए ये नहीं करता। इसीलिए इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी आप जाइए। अच्छा, करप्शन के ऊपर में कौटिल्य ने क्या कहा था, ये भी आपको देना है। एस्पियोनेज सिस्टम उन्होंने तो इंट्रोड्यूस करा था सर, स्पाई स्पेलिंग सिस्टम। सिस्टम होना चाहिए, स्पाइस होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था ना उन्होंने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे हम स्पाइस लोग, भी इंट्रोड्यूस करे थे अलग अलग। जैसे उन्होंने कहा था कि फिश जो है वो जिसको स्विम करने से हम लोग वाटर में नहीं रोक सकते है, वैसे ही जो पब्लिक ऑफिशियल्स है उसको हम लोग करप्शन से नहीं रोक सकते। तो उसके लिए हम लोग अपना इंस्टीट्यूशन को सबको ये बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। और उस इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट स्पाइस भी था। तो अभी भी देखिए जितना भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे लोकपाल लोकायुक्त है, ये लोग खाली ऑपोजिशन मेंबर के अगेंस्ट में केस फाइल करता है। सीबीआई भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट में केस फाइल करता है। और जितना भी ईडी भी है ऑपोजिशन के अगेंस्ट। और गवर्नमेंट में जो है, उनके पास ना पावर है, उनके पास पैसा है, उसके अगेंस्ट में कोई ये नहीं करता है। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन भी हम लोग बना नहीं पा रहा है। ये भी एक मेजर कारण है कि करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ये सर सीएजी कॉम्प्रोमाइज में। हो जाता है, उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है। हम्म। सर और ये एक और, एक इस वजह से भी ज्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट में ज्यादा मेजोरिटी से अगर बनती है, कोलिजन से नहीं बन रही है, जैसे आज की डेट में मेजोरिटी गवर्नमेंट है, हाँ, तो एब्सोल्यूट उसमें ये है मेजोरिटी ना, के केस में तो जैसे, एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हाँ, जैसे मेरा एक ड्रीम है कि कैसे भी करके बीजेपी टिकट लेके एमएलए बनना। तो ये भी एक मेरा ड्रीम है, इसलिए क्योंकि वहां पे मुझे कोई टच ही नहीं करेगा। अभी मैं सिविल यस। सर्वेंट हूँ, फिर भी मुझे डर तो रहता है ना। तो मुझे अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से करप्शन क्यों होता है? पॉलिटिकल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, शशांक आप बताइए। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इशू है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं ना। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स खुद ही प्रेशर डालते हैं ब्यूरोक्रेट्स पे कि करप्ट प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट करिए, ऊपर पर तक पैसा भेजना है, ये ये वाली पॉइंट चीज। आप नहीं लिख सकता है, जैसे कि वो लोग प्रेशर डालते हैं, सर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, ऑटोनॉमी, उनके आप जो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इंटरफेरेंस रहता है, ऑटोनॉमी पे इसलिए कॉम्प्रोमाइज होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का जो ऑटोनॉमी है, सबसे दैट पहला गेट्स पहला कॉम्प्रोमाइज। पहला तो पॉलिटिकल, आप जो बोल रहे हैं ठीक है। पर पहला तो पॉलिटिकल सिस्टम का मेन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन में इतना ज्यादा पैसा लगता है। जैसे कि
इलेक्शन के मतलब जैसे 2019 इलेक्शन में ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कंबाइंड टुगेदर दे स्पेंट 60,000 करोड़, एंड आउट ऑफ दो 60,000 करोड़ सिर्फ 6,000 करोड़ जो है वो डोनेशन से आया था। तो उस पे भी इतना ज्यादा इशू है कि वो पैसा आया कहाँ से। तो मोस्टली बिजनेसमैन वाला का होता है, वो लोग वो पैसा देता है और उसके अगेंस्ट में पॉलिसी अपने फेवर में बनाता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम का करप्शन तो इलेक्शन से ही शुरू हो जाता है। और इंडिया में जितना भी अभी एमपी है उसमें 80% कोई ना कोई फैमिली से रिलेटेड है। बस 1 और 2% ही जो है, और मोस्टली करोड़पति है, और बस 1 और 2% ही है जो मतलब पुअर फैमिली से है। तो इफ यू आर फ्रॉम पुअर फैमिली देन इंडिया में पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है, तो क्योंकि इतना ज्यादा करप्शन वहां पे है, वो स्टार्ट होता है वहां से। और एक और करप्शन का बहुत बड़ा ये है कि हम लोग रिसोर्सेस, स्टेट जो है वो रिसोर्सेस को ऑन करता है। गांधी जी ने कहा था कि लैंड का ओनरशिप पब्लिक के पास ही होना चाहिए। और जैसे इतना ज्यादा लैंड रेलवे के पास है तो स्टेट ओनरशिप है। गांधी जी ने कहा था कि ट्रस्टीशिप होना चाहिए। ट्रस्टीशिप का मतलब है कि हम लोग जो है उस रिसोर्सेज को यूज करना है, पर उसको सेल नहीं कर सकता है। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को हम लोग सेल करता है। जो स्पेक्ट्रम है, हवा में जो स्पेक्ट्रम है उसको सेल कर रहा है। तो उसको हम लोग सेल नहीं करना चाहिए था, हम लोग यूज कर पाना चाहिए था। और उसको सेलिंग राइट नहीं होना चाहिए। पर नेहरू बोला था कि नहीं, हम लोग को रिसोर्सेज का ओनरशिप होना चाहिए, तभी हम लोग डेवलपमेंट कर पाएगा। तो गांधीयन, जब भी करप्शन का आप आंसर लिखें तो गांधीयन एक दो पॉइंट डालना है। और उसका एक मेजर पॉइंट है ट्रस्टीशिप ऑफ रिसोर्सेज। स्टेट शुड बी द ट्रस्टीशिप ऑफ रिसोर्सेज, नॉट द ओनर्स ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है, ये ठीक है। और इंडिया में करप्शन 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है: डिफेंस, रियल एस्टेट, और माइनिंग एंड स्पेक्ट्रम। और ये तीनों ही सेक्टर जहाँ में एब्सोल्यूट सीक्रेसी है, जहाँ में डिस्क्रिशन है एंड मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट है, वही जो सेकेंड एआरसी ने डेफिनेशन दिया था। ठीक है। और सोशल एंड कल्चरल सिस्टम, नहीं, एलपीजी के बाद से वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया है। हम लोग इमिटेट करना चाहता है वेस्टर्न सोसाइटी को। ऐसा कहा जाता है जो अमेरिकन ड्रीम जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। अमेरिकन ड्रीम ये है कि एनवायरनमेंट को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट करना और अपना लग्जरी के लिए यूज करना। तो वो लोग वाटर भी बहुत ज्यादा यूज करता है, वो लोग बहुत ये एनवायरनमेंट को एकदम इजीली क्लीन कर दे रहा है और हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो हम लोग का नहीं है, हम लोग का इंडियन वे ऑफ लाइफ को ही हम लोग फॉलो करना चाहिए, जो इतना ईयर्स एंड ईयर्स से इंडिया में फॉलो किया जाता था। और सिंपल लिविंग ये सब होना चाहिए, तभी करप्शन। जितना भी आप इंस्टीट्यूशन बना लो उसको तो मोल्ड कर ही देंगे। जब तक पब्लिक का वैल्यू सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक करप्शन कम नहीं होगा। सर इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस में जो फेथ है लोगों का वो खत्म होते जा रहा है, इस वजह से भी वो करप्ट ब्राइब वो खुद भी कर देते हैं। तो हम्म। ये भी एक रीजन है कि जल्दी से हमारा काम हो जाए, क्योंकि फेथ नहीं है इंस्टीट्यूशंस में। पर लैक हमें ऑफ तो फेथ फेथ देखने है को मिला है। करप्शन पे, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक बार दिल्ली से मुंबई जाना था, तो मुझे रात को ही जाना था, तो मेरे पास टिकट नहीं मिला। तो मैं गया स्टेशन में, मैंने टीटी को बोला कि आप मुझे टिकट बना दो मुंबई तक, राजधानी का, और जितना टिकट लगेगा उसको ऊपर में मैं आपको 2,000 दूंगा। तो वो मुझे लेगा कि एक आदमी सो रहा था उसको हटाया, और हटा के मुझे सुला दिया। तो वो मतलब करप्शन अच्छा भी चीज है, ऐसा नहीं बोल रहा है। इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं, ये क्वेश्चन है। लेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, यस, ये भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी नहीं, कॉमन पीपल। पर लिटरेसी होके भी क्या करेगा? सबसे ज्यादा करप्ट तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही होता है ना, वो लोग तो बहुत ज्यादा कमाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट वो और हेल्प करता है करप्शन करने के लिए, कि हम लॉस को कैसे बाईपास करें और पैसा कमाए। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी में ये आता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करप्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करप्शन क्या है? जैसे इकोनॉमिस्ट लोग मानता है कि करप्शन इज ए रेंटल एक्टिविटी। कोई एक्सप्लेन करेगा? इकोनॉमिस्ट लोग मानता है करप्शन इज ए रेंटल एक्टिविटी एंड इट इज नीडेड टू मेक द ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट। ये सही बात है क्या? करप्शन इज नीडेड टू मेक द ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये आएगा। Economists consider corruption as a rental activity
which is needed to make the entire bureaucracy efficient. क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, और करप्शन जो है वो लेवरेज के हिसाब से इंसेंटिवाइज करेगा ब्यूरोक्रेसी को टू वर्क हार्डर। ये क्या ट्रूथ है? ये सही है क्या? ये क्वेश्चन आया आया है बहुत बार, इसलिए मैंने लिखा है नो, मतलब तो क्यों क्यों नहीं? पर ये तो सच सर है ना वैसे कि आप। ब्रॉडली देखा जाए तो इट इज राइट, क्योंकि हम हम्म। इसको अगर इसमें करप्शन से लिंक करके ना देखें और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो ये जो हम कॉन्सेप्ट रहता है कि रिच गेटिंग रिचर, वो करप्ट प्रैक्टिसेस और स्पीडी प्रोसेस की वजह से और ज्यादा रिच, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तेजी से हाई होते जा रहा है। तो जो पीछे वाले वीकर सेक्शन है वो वीक रहते जा रहे हैं। तो सर इन अ फैक्ट यस इट इज राइट, पर उस वजह आंसर से में नहीं, एफिशिएंसी तो बढ़ रही है आंसर सर, में नहीं करप्ट लिखना है प्रैक्टिसेस। आपको यस इट इज राइट। ये ऐसे इकोनॉमिस्ट लोग मानते हैं, पर आपको इसको हाँ नहीं सर, लिखना है ये मानते हैं वो सब, लोग इस वजह से, क्योंकि वो क्योंकि आपको इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बट ब्रूटल ट्रुथ देखें तो फिर वो भी सच ही है। सोसाइटी में देखें तो इनइक्वालिटीज बढ़ते जा रही हैं, बट तो डेवलपमेंट मैंने हाई आपको होते क्या जा बोला रहे था? सच तो लिखना ही नहीं है, मैं बोला था ना। हैं। यस सर। सच तो लिखना ही नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक्स ऐसा क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स कंसिडर करप्शन इज अ रेंटल एक्टिविटी विच इज नीडेड टू इंसेंटिवाइज द ब्यूरोक्रेसी टू मेक देम एफिशिएंट ना। तो इसको आप नहीं मानना है, क्योंकि ये बहुत लीगली और मोरली रॉन्ग है। लीगली कैसे रॉन्ग है? कि आपने जब जॉब ज्वाइन किया था सिविल सर्विस, तो आपने सिविल सर्विस एक कोड होता है उस पे भी साइन किया था। वो कोड ये कहता है कि आप करप्शन लेना वो इलीगल है, तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई भी हो सकता है, तो वो लीगली भी रॉन्ग है। और दूसरा मोरली ये रॉन्ग है कि अगर करप्शन से ही काम होने लगे, तो जो गरीब लोग हैं, जो मनी करप्शन मनी नहीं दे सकता है, उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। उनको तो दे विल बी आउट ऑफ द सिस्टम, तो वो तो और भी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ाएगा। तो मोरली भी रॉन्ग है। यस सर। तो मोरली भी रॉन्ग है और लीगली भी रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको डिफेंड करना है ऑपोजिट साइड में। ये नहीं बिलीव कर, ये नहीं बोलना है कि यस इट इज नीडेड। मैंने एक बार लिख दिया था ऐसे में, तो माइनस मिला था, जीरो भी नहीं। तो वही है, तो वो नहीं लिखना है, इट इज बोथ मोरली एंड लीगली रॉन्ग। ठीक है, तो ये ओके याद सर। रखिए, ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, करप्शन को ये करप्शन इसलिए भी नहीं होना चाहिए, जितना भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब लोग है, बीपीएल फैमिली है, ये हाँ वो तो है। सिविल सर्वेंट के पास तो लग्जरी है, वो लोग को करप्शन का कोई जरूरत नहीं है, ये भी है। ये बट राइट, ये जो आई एग्री। लग्जरी वाला जो सर है पॉइंट है सर, मैं इसको ऐसे काउंटर करना चाहूंगी। सिविल हम्म। सर्वेंट्स की जो सैलरी है दैट इज मियर, बहुत कम है। हाँ 80,000 है, कंपैरेटिव, मैं हूँ ना सिविल सर्वेंट, एटी यस थाउजेंड सर, बहुत कम है आज की डेट में देखा जाए, इट इज नथिंग। हम्म। तो they will of course get inclined to corrupt practices. They are helpless, they are suffering from political pressures, even तो though they अगर don't आपको want to be आपको ये corrupt. लग रहा है, तो आप अपना हायर अथॉरिटी के पास जाएं, अपना ग्रीवांस को सर रखे वो जो सब भी पे। करते हैं सर, ऑफिसर्स वो सब भी करते हैं, उसके बावजूद दे गेट, देन दे हैव टू सफर फ्रॉम फैमिली पे अटैक्स और ये सब सस्पेंशन डिसमिसल, ये सब चीजें भी सफर करनी पड़ती है, तो फिर आप सर अगर ये उनको तो सब बैठना इंटरव्यू पड़ता में है। बोल दिया ना, तो आपका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। मैं इंटरव्यू को जैसे ही मुझे आईएएस नहीं मिला, अदरवाइज मेरा मेंस का कट ऑफ से 60 मार्क ज्यादा था कट ऑफ। तो वो ये सब मत बोलिए भाई। दे आर नॉट गेटिंग लग्जरी सर, ये जो पॉइंट बोला जा रहा है ना, लग्जरी हाउसेस, राइट ये सब राइट, वो चीजें, सही है। दैट राइट इज। राइट, पॉइंट टेकन, सही है। पर वो नहीं लिखना। मैं आपको बता दिया हूं ना, यू हैव टू टेक ए प्लेज, तभी होगा क्लियर। अच्छा, मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, किसी ने कुछ बोला है, दे आर गेटिंग लग्जरी हाउसेज व्हीकल फैसिलिटी, यस। वो व्हीकल ऐसा है ना, जैसे बजाज का स्कूटर है, वो टेढ़ा होके ही स्टार्ट होता है, ऐसा व्हीकल गवर्नमेंट देता है। तो वो तो अगर कोई जंगल से आप गुजर रहे तो वो बीच जंगल में ही खराब होगा, तो कोई टेंशन मत लीजिए कि लग्जरी व्हीकल मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है कि वो लोग को और सारा फैसिलिटीज मिल रहा है।
सर वो उनको लग्जरी हाउसेस मिलते नहीं है, दे गेट अलाउंसेस। ये जो पॉइंट बोला जा रहा है ना कि लग्जरी हम्म। हाउसेस मिल रहे हैं सारे, ये ऑलरेडी अलाउंसेस मिल रहे हैं, व्हीकल्स फैसिलिटीज वगैरह, दीज आर ऑल अलाउंसेस। वो अलग से ऊपर से चीजें यस। मतलब पैसे वगैरह जो भी है अलग करप्ट प्रैक्टिसेस से बना रहे हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट ऑलरेडी दे गेट ऑल द अलाउंसेस। पर लेकिन लग्जरी हाउसेस मिलता है तो सबको। सर वो तो हम्म। जो ब्रिटिश की लेगेसी चली आ रही, कॉलोनियल पास्ट है, उस हम्म। वजह से हमें ये सब चीजें मिलती हैं, ये आईएएस आईपीएस वगैरह सबको। हम्म। they just have to do the work, they just have to use their brains. You'll get हम्म। all the allowances, you have to do nothing in the household activities, you'll get everything, just use your brain and do the हम्म। welfare activities. इस चीज की वजह से उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। सेम विद द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, दे ऑल्सो गेट ऑल द अलाउंसेस। उनके लिए तो सर ये जो स्पीड ब्रेकर्स होता है ये तक उड़ा दिए जाते हैं, भाई जरा भी कुछ हो ना जाए, बिकॉज द सीट शुड बी सिक्योर, पूरा सिक्योरिटी देनी चाहिए, ही इज द अच्छा, लीडर। तो फिर आपने जो बोला है कि ये सिक्योरिटी देना चाहिए, तो ब्रिटेन में तो ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में तो टोनी ब्लेयर जो है वो जब रिजाइन दिया था तो उसके बाद तो वो मेट्रो से आया था अपना घर। तो ब्रिटेन में नहीं दिया जाता है, यूएस में नहीं दिया जाता है। यूएस में बैरक ओबामा रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है, इंडिया में सर ही हम क्यों लोग, देने लगे? सर इस वजह से क्योंकि हम लोग इवॉल्व नहीं हो पाए, रिफॉर्म्स नहीं आए हमारे में। जैसे कि आईएएस सर्विसेज देखी जाए, बाकी सर्विसेज देखी जाए, तो उसमें काफी रिफॉर्म्स हैं कंपेयर टू आईएएस एंड आईपीएस, क्योंकि ये अभी भी कभी भी अपने पावर्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे ऑफ कोर्स। तो ये हम्म। एक प्रॉब्लम एरिया है कि ऑफ कोर्स दे विल नॉट अलाउ दैट थिंग, क्योंकि यही पॉलिसी मेकर्स हैं, अल्टीमेटली पार्लियामेंट में लॉज इन्हीं यही लेकर आते हैं, इन्हीं की वजह से आते हैं। नहीं, राइट है, पॉइंट तो सही है, पर ये सब चीज लिख पाएगा एग्जाम में? सर मैं तो सिर्फ काउंटर कर रही थी वो जो पॉइंट शशांक अच्छा अच्छा, जो काउंटर कर रहे हैं। मेंशन करा ना, क्योंकि हाँ, सर ठीक है ठीक है। आई हैव सीन ब्यूरोक्रेट्स हु आर एक्चुअली वेरी ऑनेस्ट, एंड उनको मजबूरी में उनको करना पड़ता है, दे आर हेल्पलेस टोटली। आई हैव सीन मेनी ऑफ द ऑफिशियल्स वर्किंग लाइक दैट, दे आर जस्ट मेयर पपेट्स, दे डोंट हैव देयर द लाइफ ऑफ देयर ओन इवन। ठीक है, होगा होगा। हाँ, नहीं सही है, ये पॉइंट्स टेकन, ठीक है। तो आप बताइए, मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, करप्शन खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स कुछ लिया है, क्या क्या लिया है? मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है, क्या क्या लेना चाहिए? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है, विसल ब्लोअर्स। नहीं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 था ना, उसको अमेंड किया गया है 2018 में। तो 1988 में यस टेकिंग ब्राइब्स करप्शन था, गेटिंग एनीथिंग फ्री करप्शन था, ऑब्टेनिंग पिक्यूनियरी एडवांटेज भी करप्शन था। अब जाके 2018 में जब गवर्नमेंट ने वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को अमेंड किया, तो उसमें सिर्फ दो ही चीज करप्शन रख दिया: मिस अप्रोप्रिएटिंग प्रॉपर्टी एंड एमेसिंग एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू द सोर्स ऑफ इनकम। एक तो वो है। और चेंजेस क्या लाया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, कि प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल नीडेड फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट रेलिवेंट ये अथॉरिटीज। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहता है तो गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। तो बहुत सारा चेंजेस ला दिया। हाँ, सोशल ऑडिट, पर सोशल ऑडिट गवर्नमेंट का थोड़ी है, सोशल ऑडिट तो पब्लिक लोग लाया है। सोशल ऑडिट तो लीगल है ही नहीं कहीं पे, मेघालय को छोड़ के। सर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट। लोकपाल और लोक आयुक्त है, पर लोक आयुक्त का मैंने, हाँ, आरटीआई भी बोल सकता है। आरटीआई करप्शन सर को सेंट्रल फाइट। विजिलेंस कमीशन भी है। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो शांताराम कमिटी क्या था, उसका इसका रिकमेंडेशन के ऊपर में आया था, मैं नाम भूल गया। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमीशन है। पहले ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था, बाद में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। ये हर जगह है और ये थोड़ा इफेक्टिवली काम करता है। ऐसे सारा चीज डूम एंड ग्लूम नहीं है। हम सारे ऑफिस में देखा है, सीवीसी का ऑफिस है और ये लोग थोड़ा इफेक्टिवली काम करता है। तो सीवीसी थोड़ा बहुत तो, हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो ठीक है, वो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो ये सर है। कंपनीज एक्ट 2013, सर उसमें फ्रॉड क्या का जो चेंज? टर्म है, सर फ्रॉड जो टर्म है उसको हम्म। एक्सप्लेन करा गया है, ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है
फ्रॉड ओके, अल्टीमेटली क्या चीज है। चलिए गवर्नमेंट जो है वो भी रखा है, और गवर्नमेंट जो है ये विसल ब्लोअर एक्ट को अमेंड किया है, ऐसा दिखाने के लिए, करप्शन के लिए कर रहे, पर विसल ब्लोअर एक्ट को उन लोगों ने डाइल्यूट कर दिया और उसको एक टूथलेस बॉडी बना दिया है। आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, स्कोप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को एक्सपांड कर दिया गया है। उसमें इसको स्कोप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में अभी इकोनॉमी भी आ गया, डिफेंस भी आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन भी आ गया। तो गवर्नमेंट जो है, ये जो गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला होता है, जैसे मैंने पहले कहा था, तो वो लोग इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, वो कम्प्लीटली ऑथोरिटेरियन वे से रूल करना चाहता है। तो जो भी बॉडी था, लोक आयुक्ता, लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और ये विसल ब्लोअर, और जितना भी सीबीआई वीबीआई, ये सबको इन लोगों ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। तो अभी इंस्टीट्यूशन वाइज कोई ज्यादा ये नहीं है। सीएजी भी एक करप्शन को कम करने के लिए एक बॉडी है, पर इंस्टीट्यूशन वाइज ये लोग इफेक्टिव नहीं है करप्शन को ये करने के लिए। और दूसरा चीज ये है कि करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, करप्शन का केसेस को। जैसे बोफोर्स स्कैम जो था, वो 64 करोड़ का करप्शन था। उसको जो इंडिविजुअल था, उसको चेस करने के लिए सीबीआई स्विट्जरलैंड गया, इटली गया, कहा वो कहाँ डेनमार्क उनमार्क पूरा घूम घाम के आया। और 2013 में सीबीआई ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, तो 64 करोड़ का स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने में 500 करोड़ लग गया। तो इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म भी हम लोगों का बहुत वीक है, और बहुत स्लो है, और बहुत टाइम बाद जजमेंट देता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है करप्शन को कम करने के लिए? ये सब तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया जो कोई काम का नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सर कोड ऑफ एथिक्स इम्प्लीमेंट होना चाहिए कोड ऑफ एनफोर्स। एथिक्स, हाँ, ये सेकेंड ईयर से भी बोला कि कोड ऑफ यस सर, एथिक्स इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन होना उनका कोड ऑफ एथिक्स। है। और सर ओपन एंड डिजिट डेटा ओपन पॉलिसी देखिए, इम्प्लीमेंटेशन करप्शन ओपन। जैसे ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट होने से करप्शन कम हुआ है। बहुत सारा चीज अभी आप घर पे बैठे ही कर लेते हैं, और सब लोगों को इसका बेनिफिट तो हुआ है। तो ई गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन और हम लोग इफेक्टिव बनाना चाहिए। इसको सिर्फ ई गवर्नेंस यस को सर। कंप्यूटराइजेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए, और हम लोग इसको इफेक्टिव वे में और भी इम्प्लीमेंट करना है। उसका एक एग्जाम्पल डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, और जितना भी स्कीम्स का मनी है। हाँ, यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी, ये भी कर सकते हैं, पर ये ज्यादा हेवी हो जाएगा, पर ठीक है, ये आप लिख सकता है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म करना पड़ेगा। इलेक्शन जिस टाइप से फाइट किया जाता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म करना पड़ेगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म करना पड़ेगा। इतना सारा एमपी करप्शन केसेस के अगेंस्ट में, सर पर कुछ होता नहीं स्ट्रेंथन है। करना है मीडिया मीडिया और एजुकेशन को। हाँ, मीडिया पब्लिक को एजुकेट करना है, पब्लिक को बताना है कि करप्शन बहुत ज्यादा हाई है, और ताकि ये भी, और अल्टीमेटली कोई भी जो रिफॉर्म है वो तभी फुलफिल होगा जब पब्लिक उसको डिमांड करेगा। तो करप्शन का अगेंस्ट में जैसे एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था अन्ना हजारे ने, तो वो उससे पूरा वाइड स्प्रेड इंडिया में हर जगह से लोग पब्लिक पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि सब लोग उसका अगेंस्ट, सब लोग चाहता है कि करप्शन कम हो। पर वो अन्ना हजारे का जो रिफॉर्म था, वो तो सब लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए किया था। सारा लोग, कोई गवर्नर बन गया, कोई सीएम बन गया, तो वो तो मतलब एंटरटेनमेंट के लिए ही था। तो ये है कि मतलब पब्लिक सब जाके लास्ट में पब्लिक अवेयरनेस में भी आता है। और मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म होना है, जैसे कि अगर रिफॉर्म हो रहा है तो हम लोग जुडिशरी में भी रिफॉर्म करना है, पुलिस ये सब रिफॉर्म भी पुलिस, करना है, ये सब पुलिस पुलिस रिफॉर्म्स। रिफॉर्म भी करना है साथ साथ। हम लोगों ने सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही इम्प्लीमेंट किया है ठीक से, पर उसको हम लोग उसको पॉलिटिकल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, और ये सिविल सर्विस रिफॉर्म, बजटरी रिफॉर्म, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, तो मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म हम लोग ये करना चाहिए। और कंक्लूजन में लिख दीजिएगा कि कुछ भी कर ले, ये कम नहीं होगा। सर ये ये लिख मत सकते लिखिए। नहीं नहीं, मैं इसे कह रहा हूँ। तो एक लाइन दो लाइन मैं अपने नोट्स पे लिख दिया, वो लिखना है कंक्लूजन में। रिवोल्यूशन इरप्ट्स ओनली व्हेन पीपल लूज टॉलरेंस, बट पीपल हैव डेवलप्ड अनवांटेड टॉलरेंस तो फॉर करप्शन। तो ये खाली लिखना है, रिवोल्यूशन इरप्ट्स ओनली व्हेन पीपल लूज टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, ये लिख देना है, पीपल कभी इरप्ट होगा नहीं
पीपल का, क्योंकि इंडिया में जो है इतना ज्यादा गवर्नमेंट का ऊपर में डिपेंडेंसी है, लोग गवर्नमेंट को टॉर्चर करना नहीं चाहता। जैसे कि करंट गवर्नमेंट को देख लीजिए, सब लोगों को फ्री चावल, फ्री फूड मिल रहा है, तो वो लोग क्यों गवर्नमेंट को ज्यादा परेशान करेंगे? बस वोट देते जाओ, चावल लेते जाओ। तो वही है कि मतलब लोगों को भी पता नहीं है कि ये रियल डेवलपमेंट नहीं है। रियल डेवलपमेंट तब होगा जब सबके पास जॉब होगा, लोगों का खुद का परचेजिंग एजुकेशन, पावर बढ़ेगा। हाँ, एजुकेशन। स्किल होगा और खुद से, वो तो वही बात है कि हम लोग उन लोगों को फिश सर्व कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सिखाना होगा कि कैसे फिश को पकड़ा जाता है, वही वाला सिचुएशन है। तो ठीक है, ये करप्शन का है। और एक चीज, एक टॉपिक मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो आपको आपके में आएगा। सर ये एक ये वाला पॉइंट भी लिखा जा सकता है ना, सिटीजन चार्टर को ये अडॉप्ट करना। ये तो ना मतलब जहां समझ में नहीं है, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, आरटीआई, ये सब मतलब ये है जैसे कि दाल रोटी टाइप से, जहां समझ में नहीं आए ये इसको लिख देना है। सिटीजन चार्ट, ई गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सोशल यस। ऑडिट और वुमेन एमांसिपेशन, ये सारा चीज लिख देना है हर जगह। इसीलिए ना मैं आपको बोला हूं ना, आउट ऑफ जितना भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे लोग, तो आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं आता होगा। नहीं आने के लिए ये सब है सिटीजन चार्टर, इसलिए ये सबको अच्छे से प्रिपेयर होना है। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, ये सब हर जगह डालना है। दूसरा, हम आंसर टाइप से लिखा है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है इंडिया में 1990 का, ये इम्पोर्टेंट है हर जगह ना। उसका फीचर्स क्या है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमिक, जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म डिस्कस करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है जो हम लोगों ने 1991 में रिफॉर्म लाया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही रिफॉर्म हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया इंडिपेंडेंस के बाद, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, जो 1991 में हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था, ये भी कहीं भी लिख सकता है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। अच्छा, हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कितने परसेंट पॉपुलेशन को फ्री ये देते हैं, फूड ग्रेन्स, कितने परसेंट लोगों को? किसी को नहीं पता है क्या? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम लोग कितने परसेंट लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स देते हैं? रूरल का अलग है, अर्बन का अलग है, दोनों मिला के कितना है? बताइए बताइए, अभी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर 67% टोटल पॉपुलेशन को दिया जाता है। हाँ, और उसको कितना, रूरल को कितना? 75%। और अर्बन को तो 67। अर्बन को 50%। देखिए, 67% को हम लोग फूड ग्रेन्स दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। और इंडिया में पॉवर्टी 22% है, तो हम लोग 45% क्यों दे रहे हैं? कोई लॉजिक है? इंडिया में, इन इंडिया द बीपीएल फैमिलीज आर ओनली 22% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2011। और अभी जो नया डाटा तो बहुत दिन से नहीं आया है, क्योंकि इसको प्लानिंग कमेटी, नीति आयोग कर ही नहीं रहा है, तो उस 22 से भी कम होगा। और हम लोग 67% लोगों को फूड ग्रेन्स दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल कोट करना, अगर हम लोग इस 45% को फूड ग्रेन्स ना दे, तो हम लोग ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ सेव कर लेंगे। चलिए, ये आउट ऑफ द टॉपिक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, फर्स्ट है कि पॉवर्टी रेट डिक्लाइन हो गया। बिफोर 1990, in 1991 पॉवर्टी रेट वाज 45%, नाउ पॉवर्टी रेट इज 22%। तो हम लोगों ने 23% लोगों को पुल आउट किया पॉवर्टी से। We lifted 23% of India's population out of poverty because of this economic reform. ये पॉजिटिव एक है कि पॉवर्टी रेट डिक्लाइन। और एक और चीज आप लोग कहीं भी लिख सकता है, इंडिया चाइना, चाइना जो है वो मोस्टली 91 के बाद 6 to 7% के बीच में ग्रो किया है। और सॉरी, इंडिया 1991 के बाद 6 to 7% ग्रो किया है। चाइना जो है वो 10%, 20 ईयर्स तक ग्रो किया। ये
इकोनॉमिक सेंस में एक मिरेकल टाइप का है, क्योंकि जो यूरोप ग्रो होके वर्ल्ड का सुपर पावर बना था वो 2% पे ग्रो किया है, और जो यूएसए ग्रो होके इकोनॉमिक ग्रोथ 3% से ग्रो किया है, उसमें वो सुपर पावर बना। तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री लास्ट 500 ईयर्स में इंडिया और चाइना जितना फास्ट ग्रो नहीं किया है। तो वो एक मेजर मेजर अचीवमेंट है 1991 का रिफॉर्म का। तो एक तो ग्रोथ रेट मेजर अचीवमेंट है, दूसरा पॉवर्टी 45% से 22% हो गया, 23% ऑफ पीपल वेर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, ये पॉजिटिव दो हो गया। और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, ये भी एक पॉजिटिव है। अभी फॉरेन एक्सचेंज $600 बिलियन के आसपास है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज, थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर है वर्ल्ड का, और उस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था, तो ये भी एक अचीवमेंट है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 120 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा आता है, एफडीआई। वो भी एक अचीवमेंट है। इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड, ये भी एक अचीवमेंट है। और इंडिया बिकम द अभी कितना है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुआ है, तो ये सब अचीवमेंट है। और नेगेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? कोई बताएगा नेगेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? Increased social inequality, gender gap parity. सोशल इनइक्वालिटी मतलब रिच और रिचर, पुअर पुअरर, यही वाला ना? सर वो तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होगी। हम्म। सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में सोसाइटी में इनइक्वालिटी वो रिफॉर्म की वजह से कैसे हो? वो तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है ना, सोसाइटल इनइक्वालिटी। हम लोग तो इकोनॉमिक डिस्कस करेंगे तो इकोनॉमिक का ही लिखेंगे, पर आपका पॉइंट ठीक है। अच्छा, नेगेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, और शशांक भी कुछ बताओ नेगेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। सर उसने पॉइंट लिखा है रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस ना, वी हैव क्रिएटेड आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमंग ओशंस ऑफ पॉवर्टी। रीजनल, जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2500 है। अगर हम लोग सिर्फ बिहार यूपी को काउंट नहीं करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम 4500 हो जाएगा, और इंडिया मिडिल इनकम कंट्री हो जाएगा। तो कुछ स्टेट इतना ज्यादा पुअर रह गया हम लोग का कि वो पुल्ड कर रहा है। और दूसरा ये है कि केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और ये सब स्वीडन से कंपेयर कर सकता है। और बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप सब सहारन अफ्रीकन, मोरिटानिया, लाइबेरिया, ये सब कंट्री से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम रीजनल डिस्पैरिटी है इंडिया में। तो हम लोग यही लिखेंगे, वो जो लाइन है, वी हैव क्रिएटेड आइलैंड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी अमंग द ओशंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। सर और एक एक ये भी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एक ये है सर मेजर ये प्रॉब्लम। कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमारे कॉम्प्रोमाइज विद वैल्यू सिस्टम। ठीक है, कल्चरल हार्मोनाइजेशन भी है। और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, ये भी हो रहा है। तो यस। इतना लोग रिच हो रहा है इंडिया जैसा पुअर कंट्री में, इतना बिलियनर इंडिया में हो रहा है, पर मनी जो है वो ये नहीं जा रहा है, परकुलेट नहीं हो रहा है लोअर स्ट्राटा में। और एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने कहा था कि करप्शन भी इंक्रीज हुआ है 1991 से, क्योंकि वही कारण है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी को इजीली देख पा रहा है, उनका लाइफ स्टाइल, उनका हर चीज हम लोग अपने में इनकलकेट करना चाहता है। तो करप्शन ऑल्सो इंक्रीज, वो भी नॉन नॉन ये है। और बैंक्स ये सब का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ना, ये भी एक फेलर है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 का, कि हम लोगों ने लोन दिया है अच्छा से क्वालिटी इंडेक्सिंग नहीं करके हम लोगों ने किसी को भी लोन दे दिया, रिस्क फैक्टर को गौज नहीं किया। तो वो जो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो भी एक कारण है, वो भी नेगेटिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है। और दूसरा ये है कि एमएसएमई सेक्टर जो है, सर लॉस एमएसएमई ऑफ जॉब्स सेक्टर, भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ वो, मैकेनाइजेशन। हाँ वो भी है। लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ जॉब भी है, पर दूसरा टाइप से जॉब भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो लॉस ऑफ जॉब इसलिए क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है, जो इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, अभी भी इंडिया में 40% के आसपास नहीं,
मोर देन 30% एम्प्लॉयमेंट अभी भी एमएसएमई सेक्टर प्रोवाइड करता है। और पहले वो 91 से पहले 50% के और भी ज्यादा करता था वो लोग। तो इंडिया में जॉब जो है दो ही सेक्टर में सबसे ज्यादा है, एक एग्रीकल्चर में, दूसरा एमएसएमई सेक्टर में। और 91 के बाद एमएसएमई सेक्टर जो है वो लोग compete नहीं कर पा रहा है दूसरे मल्टीनेशनल से। तो बहुत सारे एमएसएमई क्लोज्ड हो गए 1991 के बाद। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और जॉबलेस ग्रोथ है, जैसे आपने कहा, तो जॉबलेस ग्रोथ है कि हम लोग उस हिसाब से जॉब क्रिएट नहीं कर पाता है। यस, इट पेव द वे फॉर क्रोनिक कैपिटलिज्म, ये है। Sir, over exploitation of the resources. और ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ये भी है। और स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर स्टेगनेट हो गया अभी। वो 16-17% के आसपास ही रहता है, उसमें ग्रोथ ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट का टारगेट ही 4% ग्रोथ है, पर 2%, 1%, 3% ऐसे होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए कि हम लोगों को एमएसएमई सेक्टर के Sustainable साथ, development. हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी 45%, मैंने दिया है 45% जो है एमएसएमई सेक्टर क्रिएट करता है। तो एमएसएमई को हम लोग स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि जॉब क्रिएट हो पाए। डायरेक्ट शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर ये हमेशा बुरा नहीं है। शशांक ने बोला है कि डायरेक्ट शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर ये हर जगह लिखा रहता है, पर ये हमेशा बुरा नहीं है। क्योंकि मैंने बोला था पहले भी क्लास में कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब ब्रिटेन वर्ल्ड का फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का कहलाता था, तब भी वो लोग 35% के आसपास ही मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय कर पाए थे। और अभी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर चाइना है, तब भी वो लोग 30% ही एम्प्लॉय कर पाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम ये है कि आपको मार्केट चाहिए। और ऑलरेडी वर्ल्ड का जितना भी मार्केट है वो चाइनीज प्रोडक्ट से फ्लडेड है। तो इंडिया के पास एक और, वर्ल्ड के पास एक और चाइना ऑब्जर्व करने के लिए जगह नहीं है। तो हम लोग मार्केट भी फाइंड नहीं कर पाएगा, ये का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का मार्केट भी फाइंड नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी इतना एक्सटेंसिव नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग में। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है। तो जितना भी हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट और एनवायरमेंटल एग्रीमेंट साइन किया है, उसके उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। हमको अल्टीमेटली सर्विस में ही करना होगा और सर्विस में ही जॉब क्रिएशन करना होगा। तो शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर ये डायरेक्टली हमेशा ही बुरा नहीं है। पर ज्यादातर न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा कि, पर ये मेरा टॉपिक है बोल के मैंने इसमें अच्छे से रिसर्च किया था। तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे कि सर्विस सेक्टर जो है वो लेस पॉल्यूटिंग है। सर्विस सेक्टर के लिए स्किल चाहिए जो इंडिया में है, यंग पॉपुलेशन चाहिए जो इंडिया में है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मार्केट चाहिए एक्सटर्नल में, जो मार्केट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारा कंट्री लोग चाइना का गुड्स को भी अभी इतना खरीदना नहीं चाहता है। ऑलरेडी चाइनीज गुड्स जो है वो फ्लड कर दिया है वर्ल्ड का इकोनॉमी को। ये सब प्रॉब्लम है। और मैन्युफैक्चरिंग कभी भी लास्ट 500 ईयर्स में इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कभी नहीं कर पाया है। तो वो एम्प्लॉयमेंट, स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इतना नहीं है। तो इट इज नॉट ऑलवेज बैड टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। थोड़ा सा डिफरेंट आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर अलग दिखेगा, क्योंकि ये लाइन सबको ही लिखेगा। वी शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोगों ने कोई ये किया ही नहीं। ठीक है, तो ये The सब है। corporate social responsibility. किसके लिए? वे फॉरवर्ड, हाँ, Yes, कि हम sir. लोग इन्वेस्ट करना है। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप ये देख सकते हैं कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कंपेल करना है। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉर्पोरेट लोग ही करता है। इंडिया में तो जो होता है मोस्टली गवर्नमेंट का फंडेड ही है। तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 3% ऑफ जीडीपी के आसपास हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करें। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करके अमीर होने के एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया जो है वो इतना रिसोर्स में रिच नहीं है, पर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ साल पहले एकदम स्किल डेवलपमेंट पे एकदम ब्लिट्जक्रीग कर गया। तो साउथ कोरिया जो है अभी इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट, एशिया का सबसे ये सबसे ये डेवलप कंट्री हो गया। क्योंकि उन लोगों ने स्किल पे ध्यान दिया और उन लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। तो रिसोर्स का, और एक और चीज मैं बताता हूँ जो आप लोग हमेशा कोट कीजिएगा हर जगह, कि स्विट्जरलैंड का पर कैपिटा इनकम वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और स्विट्जरलैंड जो है वर्ल्ड का
ये हम हर जगह कोट करता था पहले। स्विट्जरलैंड जो है वो वर्ल्ड का इकलौता कंट्री है जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है, क्योंकि वो ज्यादातर बर्फ में रहता है। और स्विट्जरलैंड में कोई भी मिनरल भी नहीं है, गोल्ड नहीं है। और इंडिया को उन लोगों ने क्या किया, अपना स्किल पे ध्यान दिया। जैसे उनका उनका यहाँ बर्फ रहता है साल भर, तो वो लोग तो एग्रीकल्चर कर नहीं सकते, तो उन लोगों ने स्काइंग इंडस्ट्री बनाया। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्काइंग इंडस्ट्री, स्काइंग करने के लिए लोग वहीं पे जाता है। और उनके पास गोल्ड ये सब नहीं था, तो वो लोग गोल्ड एंड डायमंड कटिंग इंडस्ट्री बनाया। अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर गोल्ड का वही है, और इंडिया का भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्विट्जरलैंड ही है। और उनका प्रॉब्लम कि उन लोगों ने हर प्रॉब्लम को अपना स्ट्रेंथ में बदल दिया, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के बेसिस पे। और एक इनका प्रॉब्लम था कि उन लोगों ने पूरा वर्ल्ड का जितना भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ और ये सारा जितना भी, डब्ल्यूटीओ ये जितना भी, और सर्न ये सब, वो सारा वहीं पे बना दिया। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे उन लोगों ने फोकस किया, तो वर्ल्ड से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगे। तो जो भी उनका ज्योग्राफिकल और ये डिसएडवांटेज था, उसको उन लोगों ने एडवांटेज में बदल दिया। और अभी वर्ल्ड का सबसे पीसफुल और सबसे ज्यादा रिच कंट्री में से एक है। तो आप जब भी इकोनॉमी का क्वेश्चन लिखे, स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल आपको देना है। सो जब स्टेबल गवर्नमेंट, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज भी रहती हैं। फेवरेबल गवर्नमेंट सबसे पॉलिसी बड़ा। भी, और कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ा। यस वो सर। भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था। तो ये भी उनका एक अचीवमेंट है कि फॉरेन पॉलिसी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि जर्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनका फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतना अच्छा रहा कि उन लोगों ने हेल्प किया यूरोपियन यूनियन बनाने में। उन लोगों ने ये क्या, और उन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा ही नहीं। तो वो लोग इतना जल्दी यूरोप का लार्जेस्ट इकोनॉमी और रिचेस्ट कंट्री हो गया इतना जल्दी। तो यही है कि हम लोगों को जब भी इकोनॉमी का क्वेश्चन लिखे, तो स्किल का क्वेश्चन लिखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। और ह्यूमन रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म किसने किया है, वो दो एग्जाम्पल है वर्ल्ड में। एक तो स्विट्जरलैंड है, एक साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया के भी पास भी कुछ नहीं है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो लोग 10th नंबर पे है, जापान से भी आगे है वो। उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा हाई है। और ये जो आप रास्ते में देखेंगे कार ये सब पूरा चलता है। ठीक है, तो थोड़ा ये इकोनॉमिक रिलेटेड डिस्कशन था, और करप्शन के ऊपर में डिस्कशन था। और जो जो मैंने एग्जांपल दिया उसको नोट कर लेना है। और इंडिया का ये सब हर जगह यूज करना है। इम्पोर्टेंट यही है कि आप थोड़ा सा आंसर को पब्लिक से अलग लिखे। मेरा आंसर मुझे क्यों हाईएस्ट मिला, क्योंकि मैं आंसर में कुछ ना कुछ ऐसा लिखता था जो पढ़ने वाले को अच्छा लगे। तो इस टाइप से मैं तो अलग अलग बुक पढ़ता हूँ, ये सब से मैं तो जो भी अच्छा दिखे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब कीजिए, फिर मिलते हैं कल। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट।